नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संसदीय शासन प्रणाली के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1 है वह अपलोड किया जा चुका है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के मंच पर किसी मंत्री के प्रस्ताव के पराजित हो जाने की दशा में क्या होता है। तो जो वो होता है ना, संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है वह त्याग पत्र दे देती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जैसे अविश्वास प्रस्ताव जो पारित किया जाता है ना, अगर उनको पता चल जाए कि इनका संपूर्ण मत नहीं रहा अब संसद में, तो क्या होता है कि उनकी पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है, जिसकी वजह से जितने भी मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं उन सबको अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे देना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता या विशेषताएं नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो मुख्य विशेषता नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो शक्तियों का संकेंद्रीकरण इसकी मुख्य विशेषता बिल्कुल मानी जा सकती है। और न्यायिक पुनरावलोकन क्या विशेषता नहीं है? नहीं, ये विशेषता है, एक तरीके से मान सकते हैं। ठीक है। और लिखित संविधान जो है ये भी विशेषता है। इसमें बोल रहा है कि नहीं है, तो नहीं कौन सा नहीं है? दूसरा नंबर जो है वही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक लेखक रहे हैं जिनका नाम है गार्नर, जो इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो गार्नर के अनुसार जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वह शासन प्रणाली मानी जाती है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है, कौन सा मंत्रिमंडल जो है वह व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, और राज्य का जो प्रधान होता है वह नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। और जो संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं मानी जा सकती है। जैसे पहली विशेषता आप मान सकते हो कि वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका का भेद होता है। दूसरे नंबर पर नोट कर सकते हो कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में अभिन्न एक संबंध होता है। तीसरे नंबर पे आप नोट डाउन कर सकते हो कार्यपालिका की अवधि की अनिश्चितता होती है। चौथे नंबर पे आप नोट डाउन कर सकते हो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। पाँचवें नंबर पे आप नोट डाउन कर सकते हो राजनीतिक सजातीयता होती है। छठवें नंबर पे आप नोट कर सकते हो कि कैबिनेट की एकता होती है। सातवें नंबर पे आप नोट कर सकते हो कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व होता है। आठवें नंबर पे आप नोट कर सकते हो शक्तियों का संकेंद्रण होता है। नौवें नंबर पे आप नोट कर सकते हो लिखित या अलिखित संविधान भी हो सकता है। जैसे इंडिया में जो है वह एक तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम है और हमारे यहाँ लिखित संविधान है। और वहीं ब्रिटेन में आप जाओगे तो ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन उनका जो एक तरीके से संविधान है वह संविधान लिखित संविधान नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा अंतर इसका पता चल जाता है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो होता है वह कार्यपालिका एवं विधायिका के अलग अलग संबंधों का प्रावधान जो है वह किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न अंग है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनविजिबल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कौन सा इनविजिबल पार्ट है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो तत्व एक नहीं हो सकता है, ये गलत काट दो। संसदीय संप्रभुता, ये भी एक संप्रभुता नहीं होती है। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, ये भी नहीं हो सकता है। कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। इनविजिबल पार्ट कौन सा होता है? कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं माना जाता है। तो कौन सा आवश्यक गुण नहीं माना जाता है? वह होता है निश्चित कार्यकाल जो है यह आवश्यक गुण नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वास्तविक कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है ना, वह कभी निश्चित नहीं होता है। और वास्तविक कार्यपालिका जो है वह अपने पद पर तभी तक रहती है जब तक उसे संसद यानी कि निचले सदन अथवा लोकप्रिय सदन में बहुमत प्राप्त होता है। और निश्चित कार्यकाल जो है वह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, यानी कि जो यूएसए का है उसकी विशेषता ये मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संसदीय सरकार में राज्याध्यक्ष जो होता है वह कौन होता है? क्या निर्वाचित प्रतिनिधि होता है? नहीं, सॉरी, हाँ, होता है। वंशानुगत व्यक्ति भी हो सकता है, मनोनीत व्यक्ति भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होगे वंशानुगत व्यक्ति भी कैसे हो सकता है? जैसे आप ब्रिटेन का एग्जांपल ले लीजिए। ब्रिटेन में क्या है, संसद तो चलती है, साथ में जो उनका राजा का जो हायरार्की चलती है वो भी चलती रहती है। तो वंशानुगत व्यक्ति भी हो सकता है, उनका जो हाईएस्ट व्यक्ति हो सकता है। और हमारे यहाँ भी संसद पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और हमारे यहाँ जो होता है वो मनोनीत व्यक्ति होता है, ठीक है। और कई ऐसी जगह है जहाँ पे निर्वाचित प्रतिनिधि भी होते हैं। तो इनमें से कोई भी इसका सही जवाब हो सकता है, यानी कि इसका मेनली सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कि इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष जो होते हैं वह निर्वाचित भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है, और मनोनीत भी हो सकता है। जैसे भारत में निर्वाचित है और ब्रिटेन में वंशानुगत जो है वह माना जाता है। कौन सा माना जाता है? वंशानुगत माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति जो है वह क्या है? तो संसदीय शासन प्रणाली के लिए जो एक तरीके से आइडियल कंडीशन यानी कि आदर्श व्यवस्था जो है ना, वह आदर्श व्यवस्था होती है कि द्विदलीय व्यवस्था का होना, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ डुअल पार्टी सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। संसदीय शासन जो है वह स्थिर द्विदलीय व्यवस्था वाले देश में सुचारू रूप से चलता है। यहाँ एक दल शासन करता है तथा दूसरा दल जो है वह वफादार विपक्ष होता है। कौन सा? वफादार विपक्ष होता है का गठन करता है। किंतु यह बहुदलीय व्यवस्था तथा दायित्वहीन विपक्ष की बुराइयों से भरे देश में असफल होता है, और संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था जो है वह आदर्श स्थिति मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पद केवल संसदनात्मक प्रशासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो कौन सा पद पाया जाता है? वो प्रधानमंत्री का पद पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आप जब भी देखो संसद पार्लियामेंट्री वाली जहाँ पे होगी वहाँ पे याद रखिएगा, वहाँ पे प्रधानमंत्री हमेशा होता है। कौन? प्रधानमंत्री जो है वह हमेशा होता है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है। कौन सी? दोहरी कार्यपालिका होती है। एक नाम मात्र की होती है तथा दूसरी जो है वह वास्तविक होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वह एक तरीके से मान सकते हो आप राष्ट्रपति हो सकते हैं, या राजा हो सकता है उस देश का, या सम्राट हो सकता है उस देश का, या साम्राज्ञी हो सकता है उस देश का, किसी नाम से भी उनको हो सकती है। तथा दूसरी जो वास्तविक कार्यपालिका होती है ना, वह प्रधानमंत्री की होती है। किसकी? प्रधानमंत्री सहित हम मंत्रिपरिषद की मान सकते हैं, ठीक है। और सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था की मेनली विशेषता मानी जाती है। और वास्तविक कार्यपालिकीय शक्ति जो है वह हमेशा मंत्रिपरिषद में ही, किसमें? मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है, जो संसद के निचले सदन अर्थात लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, तथा जो मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता है। और संसदीय सरकार जो है वह गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है। किस पर? गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वह मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं। इसलिए संसद का निर्वाचन के बाद पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वह हमेशा से दिलवाया जाता रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है वह क्या होता है? जिसका मतलब होता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर जो है वह नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संसदात्मक सरकार शासन में वैधानिक संप्रभु जो है वह कौन होता है? तो वैधानिक संप्रभु जो होता है वह संसद होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। संसदीय शासन में सामान्यतः संसद को संप्रभु माना जाता है, अर्थात जो संसद होती है ना, क्या? जो संसद होती है वो सर्वोच्च होती है तथा समस्त विधि का स्रोत भी माना जाता है। यद्यपि कि संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत जो है वह ग्रेट ब्रिटेन से
किसे, ग्रेट ब्रिटेन से अपनाया गया है, क्योंकि अन्य संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि संसदात्मक सरकार निम्नांकित में से किसके अभाव में कार्य कर सकती है, किसके अभाव में कार्य कर सकती है। संसदात्मक व्यवस्था जो है वह राजनीतिक दल के अभाव में कार्य कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजनीतिक दल के बिना संसदात्मक सरकार कार्य नहीं कर सकती। इसमें देखिए ध्यान से, कौन सा है, कार्य नहीं कर सकती है। जैसा कि एक बहुत जानकारी वाले आदमी है जिनका नाम है, जो पॉलिटिकल साइंस के माने जाते हैं, ब्राइस ने अपनी एक बुक में लिखा है कि राजनीतिक दल अनिवार्य है, कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद व्यवस्था की सरकार में शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है। तो पहला रीज़न दे रहा है कि संसदीय नियंत्रण विरला ही प्रभावशाली होता है, मतलब पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज़ रेयरली इफेक्टिव, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है कि मंत्रिपरिषद में केवल बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और तीसरा कथन है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्य अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या हो जाता है, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षतात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो क्या होगा। तो इसकी वजह से जो होगा ना, वह शासनाध्यक्ष का कार्यकाल जो है वह स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर प्रेसिडेंशियल व्यवस्था को अपना लेता है तो शासनाध्यक्ष का कार्यकाल जो है वह स्थिर हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति जो है एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत एक राज्य नहीं है, अपितु एक उपमहाद्वीप है। क्या है, उपमहाद्वीप है। अधिक जनसंख्या में बहुभाषाविद, अनेक धार्मिक संप्रदाय, हजारों जातियां, प्रादेशिक तथा सांस्कृतिक रूप से विभेदीकरण हुआ है। इसलिए अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति राष्ट्रपति में होने के कारण संपूर्ण देश को प्रतिनिधित्व देना संभव नहीं हो सकता था। अतः संसदीय प्रणाली को जो है अपने देश में मतलब एक तरीके से अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह कैसे की जाती है। तो मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य के मुखिया द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वह सरकार के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राज्य के मुखिया कौन होते हैं, राज्य के मुखिया होते हैं राष्ट्रपति, मतलब पूरे देश की बात हो रही है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति तथा सामूहिक रूप से निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि सरकारों का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षतात्मक के रूप में किया जाता है। तो सरकारों का जो वर्गीकरण, हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सरकारों का जो वर्गीकरण है वह संसदीय एवं अध्यक्षीय के रूप में किया जाता है और संसदीय सरकार में विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी होती है और मंत्रिपरिषद संसद के सदस्यों से गठित की जाती है, जबकि जो अध्यक्षीय यानी कि प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होती है उसमें कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता जो है वह नहीं मानी जाती है। तो भारतीय संविधान की जो विशेष इसमें नहीं बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भारतीय संविधान की विशेषता है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी विशेषता है भारतीय संविधान की। फेडरल गवर्नमेंट ये भी भारतीय संविधान की विशेषता मानी जाती है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हमारे यहाँ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया,
किंतु हमारा मॉडल जो है उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न जो है वह माना जाता है। तो पहला कथन है कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति जो है वो परिसीमित है। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी तो ये कई लोग बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो एक मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बना सकती है अपने कानून के अकॉर्डिंग, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत सारी परिसीमाएं भी दी गई हैं अपने संविधान में, अपने लोकतंत्र में। और दूसरा कथन बोल रहा है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले जो हैं वह उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल बात ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो ये जो है ना वो क्या जर्मन पार्लियामेंट पे नहीं है, बिल्कुल गलत है। अमेरिकी पे भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। फ्रेंच की भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर एक तरीके से इस मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अब आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे जर्मनी में आप देखोगे तो जर्मनी में जो सबसे सर्वोच्च पद पर होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, वो चांसलर होता है। फ्रेंच में बात करोगे तो फ्रेंच में भी प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। अमेरिका में बात करोगे तो अमेरिका में भी प्रेसिडेंट होता है। और ब्रिटिश में बात करोगे तो जो ऋषि सुनाक हैं, कौन ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम ऋषि सुनाक है। तो ब्रिटेन में भी प्राइम मिनिस्टर होता है और इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर होता है। इस तरीके से आप ये चीज़ जान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। क्या क्रियाशील बनाता है? वह क्रियाशील बनाता है कि साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि एवं चरित्र को क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि देखो लोकतंत्र में क्या होता है ना, लोकतंत्र में सबको फ्रीली सब कुछ करने की इजाज़त मिलती है। तो अपना अपना वो जो एक तरीके से उनके अंदर जो टैलेंट है वो खूब आगे आके निखरता है। क्योंकि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का विशेष गुण यह भी माना जाता है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की वृद्धि और चरित्र को जो है वो क्रियाशील हमेशा से बनाता आया है। ठीक है। और लोकतंत्र केवल एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली ही नहीं है, अपितु एक विशेष प्रकार के राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था तथा एक नैतिक एवं मानसिक भावना का भी नाम भी माना जाता है। लोकतंत्र जो है वह जीवन का समग्र दर्शन माना जा सकता है और जिसकी व्यापक परिधि में मानव के सभी पहलू जो हैं वो समाहित भी माने जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है और आज का अंतिम प्रश्न है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी थी? तो कब खिसकी थी? वह खिसकी थी 1980 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1980 के दशक में ऐसा क्या हुआ था? तो 1983 में जो है ना, 1983 में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पौंडीचेरी के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई। किसका किसका नाम नोट कर सकते हैं? एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, दूसरा जो है वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तीसरा जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और चौथा जो है वो पौंडीचेरी के थे। कौन से? पौंडीचेरी के थे। इनके मुख्यमंत्रियों की एक बैठक जो है वह बेंगलोर में आयोजित की गई। कहाँ पर? बेंगलोर में जो है वह आयोजित हुई थी, जिसमें राज्यों की स्वायत्तता की समस्या पर विचार विमर्श किया गया था। इसी बैठक के परिणाम स्वरूप केंद्र तथा राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जो आप बहुत फेमस है, सरकारिया आयोग। कौन सा? सरकारिया आयोग। इसकी नियुक्त की गई थी, जिससे उपरोक्त ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। वैसे जैसे ये सीरीज आगे चलती रहेगी ना, तो ये जो सरकारिया आयोग है ना, एक चैप्टर आप पढ़ोगे सेंटर स्टेट रिलेशन, उसमें जो है ना एक पुंसी कमीशन है, एक सरकारी आयोग है, इसके बारे में डिटेल में वहाँ से डिस्कस किया जाएगा और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ना वो वहाँ पे भी आपके रिपीट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप जा सकते हैं और टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तब भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख के बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।